नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 6 अगस्त 1926 Atlanta Korea sektionen Atlanta Nyansenen है असम भेजी से ध्यान सोनयन खत्यान से बोनापार्ट मामूली इतालवी कुलीन वर्ग से था जो पीढ़ियों पहले कोर्सिका में बस गया था। अरानी अनामयन सलियसी समय अखिल से पोले नॉची अच्छे जेनोआ गणराज्य द्वारा हाल ही में कोर्सिका को फ्रांस को सौंप दिया गया था। Sehina Montegi se anelenaten नेपोलियन के पिता कायसर हेली मनीचे ओली चैन अन्नोचे एक वकील थे जिन्होंने शुरुआत में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ कोर्सिकाई प्रतिरोध का समर्थन किया था। इस शहर मनो नए योटी सेक्टर फैसी सेठी मनाए है अनोसी सरिया अन्नारिनो एन फरीसिया शामे आउटी एन शक्रे पे अपने मजबूत चरित्र और अपने बच्चों के अनुशासित पालन पोषण के लिए जानी जाती थी। युवा नेपोलियन एक हलचल भरे और महत्वाकांक्षी परिवार में 8 जीवित बच्चों में दूसरे थे। ये 9 साल की उम्र में उन्हें अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू करने के लिए मुख्य भूमि फ्रांस भेजा गया था। उन्होंने सैन्य अकादमी में प्रवेश करने से पहले अपनी फ्रांसीसी भाषा को बेहतर बनाने के लिए पहले ऑटून के एक धार्मिक स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ से उन्हें ब्रियनले चातिऊ के सैन्य स्कूल में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने गणित और भूगोल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेपोलियन को अक्सर उनके सहपाठियों द्वारा उनके कोर्सिकन लहजे और उनकी अपेक्षाकृत मामूली पृष्ठभूमि के लिए चिढ़ाया जाता। वे एक एकांत प्रिय छात्र बन गए। अपना अधिकांश खाली समय इतिहास और आत्मज्ञान के दार्शनिकों की रचनाओं को पढ़ने में बिताते। उन्हें तोपखाने में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पेरिस के प्रतिष्ठित इकोले मिलिटेयर के लिए चुना गया था। उन्होंने अपनी उल्लेखनीय बुद्धि और कार्य नैतिकता का प्रदर्शन करते हुए 2 साल का कोर्स केवल 1 साल में पूरा कर लिया। उन्हें ला फेरे तोपखाना रेजिमेंट में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। नए से तैनात रहते हुए से उन्होंने खुद को शिक्षित करना जारी रखा, विशेष रूप से सिकंदर महान जैसे महान सैन्य कमांडरों के इतिहास में। क्रांति से क्रांति के फैलने ने महत्वाकांक्षी युवा अधिकारी के लिए नए अवसर प्रस्तुत किए। नेपोलियन ने शुरू में कोर्सिका में महत्वपूर्ण समय बिताया और द्वीप की जटिल स्थानीय राजनीति में खुद को शामिल किया। उनका कोर्सिकन देशभक्त नेता पास्कल पाउली के साथ टकराव हुआ, जो फ्रांस के साथ एकीकरण के बजाय स्वतंत्रता चाहते थे। नाम एक असफल अभियान और पाउली के साथ संबंध विच्छेद के बाद नेपोलियन और उनके परिवार को मुख्य भूमि फ्रांस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपोलियन को टूलोन की घेराबंदी का काम सौंपा गया था, जहां राजशाही सेनाओं को ब्रिटिश बेड़े का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने बंदरगाह की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की एक शानदार योजना तैयार की, जो ब्रिटिश जहाजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे। नहीं सही है। वे संगीन से जांग में घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने साहस के साथ अपने आदमियों का नेतृत्व करना जारी रखा। उनकी योजना की सफलता के कारण टूलोन पर फिर से कब्जा कर लिया गया और 20 साल की उम्र में उन्हें ब्रिगेडियर जनरल का पद मिला। सिमेलियन रोबेस्पियर के पतन के बाद जैकोबिन्स के साथ उनके जुड़ाव के कारण नेपोलियन को थोड़े समय के लिए कैद कर लिया गया। अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्होंने खुद को पेरिस में पाया, एक अस्थिर राजनीतिक माहौल में एक नई नियुक्ति की तलाश में। महीने उन्हें पेरिस में राजशाही विद्रोह के खिलाफ नेशनल कन्वेंशन की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रसिद्ध रूप से ग्रेपशॉट की गूंज का इस्तेमाल किया, जिससे गणतंत्र के रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। इस जीत ने उन्हें नई डायरेक्टरी सरकार के एक प्रमुख सदस्य पॉल बर्रास के ध्यान में लाया। इसी सबसे ही वे जोसेफिन डी ब्यूहर से मिले से बोले
तानाफिक बोले में जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने ये ऐसी है ना not so much यानी से खट्टी खाना जब से यह आंखें जिन्हें छंदन के यानी सोरे आयासन तक अकेली समझाने के को एक नागरिक समारोह में शादी की। उनके नए कमान के लिए रवाना होने से कुछ ही दिन से पहले है नेपोलियन को इटली की सेना का कमांडर नियुक्त किया गया था, जिसकी आपूर्ति खराब थी और मनोबल गिरा हुआ था। उन्होंने करिश्माई नेतृत्व और महिमा और धन के वादों के माध्यम से इस उपेक्षित बल को बदल दिया। पहला इतालवी अभियान ऑस्ट्रियाई और सार्डिनियाई सेनाओं के खिलाफ तेजी से जीत की एक श्रृंखला के साथ शुरू हुआ। आयोटी की लड़ाई में नेपोलियन ने व्यक्तिगत रूप से भारी गोलाबारी के बीच एक पुल पर हमले का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें द लिटिल कॉर्पोरल उपनाम मिला। उन्होंने उत्तरी इटली में कई सिस्टर रिपब्लिक की स्थापना करते हुए एक विजेता के रूप में मिलान में प्रवेश किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा को रिवोली की लड़ाई में और अधिक प्रदर्शित किया गया, जहां उन्होंने निर्णायक रूप से ऑस्ट्रियाई लोगों को हराया। नेपोलियन एक चतुर राजनयिक भी साबित हुए, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फॉर्मियो की संधि पर बातचीत की। उन्होंने फ्रांसीसी जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए बड़ी मात्रा में लूटी गई कला और खजाने को पेरिस वापस भेज दिया। एक नायक के रूप में पेरिस लौटकर उन्होंने भारत के लिए ब्रिटिश व्यापार मार्गों को कमजोर करने के लिए मिस्र के एक अभियान की योजना बनाना शुरू कर दिया। अभियान में न केवल सैनिक बल्कि वैज्ञानिकों और विद्वानों का एक समूह भी शामिल था, जिन्हें सावंत के रूप में जाना जाता था। फ्रांसीसी बेड़े ने ब्रिटिश नौसेना को चकमा दिया और जुलाई 2608 में मिस्र में उतरे। से नेपोलियन के आधुनिक पैदल सेना के स्क्वाड्रन ने पारंपरिक मामलुक घुड़सवार सेना को कुचल दिया। हालांकि ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने नील की लड़ाई में फ्रांसीसी बेड़े को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने सीरिया में अपनी विजय का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन एकर की घेराबंदी में उन्हें पीछे हटा दिया गया। अभियान के दौरान रोसेटा ए स्टोन की खोज की गई थी, जो बाद में चित्रलिपि पेरिस को समझने की कुंजी साबित होगी। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और द्वितीय गठबंधन के गठन के बारे में जानकर नेपोलियन ने घर लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को मिस्र में छोड़ दिया और अक्टूबर स्वापूर्ण स्वागत के बीच फ्रांस पहुंचे। नेपोलियन विफल हो रही डायरेक्टरी को उखाड़ फेंकने के लिए इमैनुअल जोसेफ CS और अन्य लोगों के साथ एक साजिश में शामिल हो गए। का तख्ता पलट 22 नवंबर हालांकि यह विधायिका में लगभग विफल हो गया था। तनाव में यही सफल रहा और कंसुलेट नामक एक नई सरकार स्थापित की गई, जिसमें नेपोलियन प्रथम कौंसल थे। उन्होंने तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कदम उठाया और उन्होंने इटली में ऑस्ट्रियाई लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए आल्प्स में ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रे के पार अपनी सेना का नेतृत्व किया। मारेंगो की लड़ाई एक हार के करीब थी, जो सुदृढ़ीकरण के आगमन के कारण एक निर्णायक जीत में बदल गए। मारेंगो में जीत ने ऑस्ट्रियाई लोगों को शांति की गुहार लगाने के लिए मजबूर किया, जिससे लुनाविले की संधि हुई। नेपोलियन ने फिर आंतरिक सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड का निर्माण। कोड ने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकारों पर जोर देते हुए पूरे फ्रांस में कानूनों को मानकीकृत किया। उन्होंने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और मुद्रा को स्थिर करने के लिए बैंक डी फ्रांस की भी स्थापना। उन्होंने पोप पाइस वी कॉन्कॉर्डेट पर हस्ताक्षर किए, जिससे फ्रांस में कैथोलिक चर्च की स्थिति बहाल हुई। नेपोलियन ने अपने भविष्य के सैन्य अभियानों के वित्तपोषण के लिए 1850 संयुक्त राज्य अमेरिका को लुइसियाना क्षेत्र बेच दिया। एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद उन्हें जीवन भर के लिए प्रथम कौशल घोषित कर दिया गया। उनके जीवन के खिलाफ आंतरिक साजिशों
नाम टेंगसोन ने उन्हें एक अधिक स्थिर वंशानुगत उपाधि की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। नेपोलियन को नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक शानदार समारोह में फ्रांसीसी सम्राट का ताज पहनाया गया था। एक साहसिया में में उन्होंने पोप के हाथों से मुकुट लिया और इसे अपने सिर पर रख लिया। इसके बाद उन्होंने एकत्रित कुलीन वर्ग और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के सामने जोसेफिन को महारानी का ताज पहनाया। राज्याभिषेक ने प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य की शुरुआत और यूरोपीय इतिहास के एक नए युग को चिन्हित किया। नेपोलियन ने अपने सबसे वफादार जनरलों को ड्यूक और प्रिंस जैसी उपाधियों से पुरस्कृत करते हुए एक नया शाही कुलीन वर्ग बनाया। फ्रांसीसी विस्तार से आशंकित अंग्रेजों ने 28 में ऑस्ट्रिया और रूस के साथ तृतीय गठबंधन बनाया। नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने की अपनी योजनाओं को छोड़ दिया और अपनी ग्रांडे आर्मी को जर्मनी के बहुत अंदर तक ले गए। उन्होंने उल्म की लड़ाई में एक शानदार रणनीतिक जीत हासिल की। बिना किसी बड़ी लड़ाई के पूरी ऑस्ट्रियाई सेना को पकड़ लिया। हालांकि ट्राफलगर की लड़ाई में नेल्सन द्वारा फ्रांसीसी बेड़े को नष्ट कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता सुनिश्चित हुई। विजयी जीते हो चलित हुए बिना नेपोलियन मोराविया में संयुक्त रूसी और ऑस्ट्रियाई सेनाओं से मिलने के लिए मार्च किया। अपने राज्याभिषेक की वर्षगांठ पर उन्होंने ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई लड़ी। ऑस्टरलिट्ज को उनकी सबसे बड़ी सामरिक उत्कृष्ट कृति माना जाता है, जहां उन्होंने सहयोगियों को एक जाल में फंसाया था। जीत ने ऑस्ट्रिया को प्रेसबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। नेपोलियन ने अपनी सुरक्षा के तहत जर्मन राज्यों के एक समूह राइन के परिसंघ की स्थापना की। जर्मनी में फ्रांसीसी प्रभाव से चिंतित प्रशिया 1858 में चतुर्थ गठबंधन में शामिल हो गया। नेपोलियन ने एक ही दिन में जेना और ओयरस्टेड की जुड़वा लड़ाइयों में प्रशिया की सेना को कुचल दिया। उन्होंने ब्रेंडेनबर्ग गेट के माध्यम से अपने सैनिकों को मार्च कराते हुए विजय के साथ बर्लिन में प्रवेश किया। उन्होंने ब्रिटिश व्यापार की नाकेबंदी करने के लिए महाद्वीपीय प्रणाली की शुरुआत करते हुए बर्लिन डिक्री जारी। रूसियों के खिलाफ पोलैंड में युद्ध जारी रहा, जिससे आइलाओं की खूनी और अनिर्णायक लड़ाई हुई। नेपोलियन ने फ्रीलैंड की लड़ाई में रूसियों पर निर्णायक जीत हासिल की। जार अलेक्जेंडर प्रथम ने शांति वार्ता के लिए नीमेन नदी के बीच में एक बेड़े क्राफ्ट पर नेपोलियन से मुलाकात। टेलसेट की संधियों ने यूरोप को फ्रांसीसी और रूसी प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। प्रशिया को उसके आधे क्षेत्र से वंचित कर दिया गया, जिसका उपयोग वार्सो के डची और वेस्टफेलिया के साम्राज्य बनाने के लिए किया गया था। अपने अन्यायी शक्ति के शिखर पर नेपोलियन लगभग पूरे यूरोपीय महाद्वीप को नियंत्रित या प्रभावित करते थे। हालांकि महाद्वीपीय प्रणाली को लागू करना मुश्किल साबित हुआ और कई लोगों के लिए आर्थिक तंगी का कारण बना। उन्होंने पुर्तगाल के बंदरगाहों को ब्रिटिश जहाजों के लिए बंद करने के लिए वहां सेना भेजी। इसके बाद वे अपने सहयोगी स्पेन की ओर मुड़े, राजा को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया और अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को सिंहासन पर बैठाया। स्पेनिश लोग फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ एक भीषण गुरिल्ला युद्ध में उठ खड़े हुए। प्रायद्वीपीय युद्ध एक रिश्ता हुआ अल्सर बन गया, जिसने वर्षों तक फ्रांसीसी संसाधनों और जनशक्ति को सोख लिया। ब्रिटेन ने स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों का समर्थन करने के लिए सर आर्थर वेलेस्ली, भविष्य के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। ऑस्ट्रिया ने फिर से युद्ध की घोषणा की। तब उन्होंने पांचवें गठबंधन का गठन किया। नेपोलियन वापस डेन्यूब की ओर भागे और एस्पर्न एस्लिंग की बड़े पैमाने की लड़ाई लड़ी, जो एक दशक में उनकी पहली बड़ी हार थी। उन्होंने अंततः वाग्राम की लड़ाई में ऑस्ट्रियाई लोगों को हराया, जो उस समय तक
इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। ऑस्ट्रिया को शॉनब्रून की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसने और भी अधिक क्षेत्र खो दिया और एक फ्रांसीसी सहयोगी बन गया। नेपोलियन ने 1880 में जोसेफिन को तलाक दे दिया क्योंकि उन्होंने सिंहासन के लिए वारिस पैदा नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने हैब्सबर्ग्स के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रिया की आर्चडुचेस मैरी लुइस से शादी की। मैरी लुइस ने एक बेटे नेपोलियन द्वितीय को जन्म दिया। रोमे से रूस के साथ संबंध बिगड़ गए क्योंकि जार अलेक्जेंडर महाद्वीपीय प्रणाली और वॉर्सो के डची से नाखुश थे। इसी में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सेना से अधिक पुरुषों की ग्रैंडे आर्मी को इकट्ठा किया। रूसी सेना अपने क्षेत्र में बहुत पीछे हट गई। फ्रांसीसी आपूर्ति को रोकने के लिए झुलसी हुई धरती की रणनीति का उपयोग किया। दोनों सेनाएं अंततः बोरोडिनो की लड़ाई में मिली, जो मॉस्को के ठीक बाहर एक क्रूर और खूनी संघर्ष था। नेपोलियन ने सितंबर में मॉस्को में प्रवेश किया, लेकिन शहर काफी हद तक सुनसान था और जल्द ही आग की लपटों में घिर गया। उन्होंने 5 सप्ताह तक मॉस्को के खंडहरों में प्रतीक्षा की, इस उम्मीद में कि जार शांति की गुहार लगाएंगे, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया। सर्दी करीब आने और आपूर्ति कम होने के साथ उन्होंने मॉस्को से लंबी वापसी का आदेश दिया। रूसी सर्दी जल्दी और अत्यधिक गंभीरता के साथ शुरू हुई, जिससे पीछे हटती सेना तबाह हो गई। रूसी कोसैक और नियमित सैनिकों द्वारा ग्रैंडे आर्मी को लगातार परेशान किया गया। जब सेना बेलेजिना नदी तक पहुंची है, तब तक वह अपने मूल आकार के एक अंश तक कम हो गई थी। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक नई सेना जुटाने और पेरिस लौटने के लिए दिसंबर में अपनी सेना छोड़ दी। रूसी आपदा ने उनके दुश्मनों को प्रशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन सहित छठा गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। नेपोलियन एक नई सेना जुटाने में कामयाब रहे और जर्मनी में कई और जीत हासिल की, लेकिन उनकी सेना युवा और अनुभवहीन थी। नहीं हुई थी। फ्रांसीसी हार गए और राइन के पार फ्रांस वापस जाने के लिए मजबूर हो गए। की शुरुआत में सहयोगियों ने कई दिशाओं से फ्रांस पर आक्रमण किया। नेपोलियन ने एक शानदार रक्षात्मक अभियान लड़ा, जिसमें बेहतर संख्या के खिलाफ कई छोटी जीत हासिल की। हालांकि उनके मार्शल और फ्रांसीसी लोग वर्षों के निरंतर युद्ध से थक चुके थे। सहयोगियों द्वारा पेरिस पर कब्जा कर लिया गया था। नेपोलियन को अप्रैल 5 मई को फॉन्टेनब्लियू के महल में बिना शर्त पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने महल के प्रांगण में अपने ओल्ड गार्ड को अश्रुपूर्ण विदाई दी। फॉन्टेनब्लियू की संधि ने उन्हें भूमध्य सागर के छोटे से द्वीप एल्बाओ में निर्वासित कर दिया। उन्हें सम्राट की उपाधि और युवा पुरुषों के व्यक्तिगत गार्ड को रखने की अनुमति दी गई थी। लुई XVI के सिंहासन पर बैठने के साथ फ्रांस में बोरबॉन राजशाही बहाल हो गई। नेपोलियन एल्बा पर बेचैन हो गए और फ्रांस और वियना कांग्रेस की खबरों की बारीकी से निगरानी। फरवरी वे अपनी छोटी सेना के साथ एल्बा से खिसक गए और दक्षिणी फ्रांस में उतरे। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजे गए सैनिक इसके बजाय उनके साथ जुड़ गए और पेरिस तक उनका मार्च एक विजयी जुलूस बन गया। लुई से अनाउंस है पेरिस से भाग गए और नेपोलियन ने 100 दिनों के रूप में जानी जाने वाली अवधि के लिए सिंहासन पर फिर से दावा किया। सहयोगियों ने तुरंत उन्हें डाकू घोषित कर दिया और 7वें गठबंधन के लिए अपनी सेनाओं को लामबंद किया। नेपोलियन ने ब्रिटिश और प्रशियाई सेनाओं को अलग करने के लिए बेल्जियम पर आक्रमण करके पहले हमला करने का फैसला किया।
यह सनिधि सो थलों की लड़ाई में अंतिम मुकाबला हुआ। वॉलिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक रिलीज पर एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति बनाई। फ्रांसीसी घुड़सवार सेना ने कई हताश हमले किए, लेकिन ब्रिटिश स्क्वाड्रनों को नहीं तोड़ सके। दिन के अंत में गेबहार्ड लेबरेज वॉन ब्लूचर के नेतृत्व में प्रशियाई सेना के आगमन ने पासा पलट दिया। नेपोलियन के अंतिम रिजर्व हिसाब से हुए सिद्धांत समाचार थी निकलते आ रही है। यही समय श्याम से बोल सकते हैं को उसके इतिहास में पहली बार पीछे हटा दिया गया था। पूरी थी और नेपोलियन वापस पेरिस भाग गए। उन्होंने अपने बेटे के पक्ष में दूसरी बार पद छोड़ दिया, लेकिन सहयोगियों ने एक बार फिर पेरिस पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन ने इंग्लैंड में शरण की उम्मीद में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। से हुए 80 सप्ताह के समय अंग्रेजों ने उन्हें सुदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष द्वीप पर एक नाम और हवादार निवास लॉन्गवुड हाउस में बिताए। उन पर ब्रिटिश गवर्नर सर हडसन लोव द्वारा कड़ी निगरानी रखी गई थी। संबंध कठिन थे। नेपोलियन ने अपना अधिकांश समय अपने संस्मरण लिखवाने और अपने करियर पर विचार करने में बिताया। द्वीप की जलवायु और पेट की पुरानी बीमारी के संयोजन के कारण उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आए। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 5 मई 18 को ओसी 20 अचर की ऐसी गयों से शब्दों से अंतिम शब्द उन्हें सेंट हेलेना में एक साधारण कब्र में दफनाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके शरीर को फ्रांस लौटने देने से इनकार कर दिया था। में उनके अवशेषों को अंततः फ्रांस वापस लाया गया और एक भव्य समारोह में दफनाया गया। उनका शरीर अब पेरिस में डोम डेस इनवैलिड्स में एक विशाल लाल क्वार्ट्जाइट सर्कोफेगस में आराम कर रहा है। नेपोलियन की विरासत जटिल है। इंस्पेक्टर है। उन्हें एक महान सुधारक और शक्ति के भूखे विजेता दोनों के रूप में देखा जाता है। नेपोलियन कोड आज भी दुनिया के कई देशों में नागरिक कानून का आधार बना हुआ है। ने एक सदी से अधिक समय तक युद्ध को प्रभावित किया। उन्होंने फ्रांस के भीतर और उन राष्ट्रों के बीच जिन्हें उन्होंने जीता था, दोनों में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षा, बुद्धि और इच्छा शक्ति के माध्यम से यूरोपीय इतिहास की धारा बदल दी। जाशियो आज अपने सबसे प्रसिद्ध पुत्र का जश्न कई मूर्तियों और संग्रहालयों के साथ मनाता है। बोनापार्ट परिवार का घर मेसन बोनापार्ट अब एक राष्ट्रीय संग्रहालय और एक लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य है। उनका जीवन अनगिनत किताबों से किताबों, फिल्मों और शैक्षणिक अध्ययनों का विषय रहा है। नेपोलियन कॉम्प्लेक्स एक लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक शब्द है, हालांकि उनकी वास्तविक ऊंचाई उनके समय के हिसाब से औसत थी। साम्राज्य काल की कला और संस्कृति पर उनका प्रभाव आज भी वास्तुकला और फर्नीचर में दिखाई देता है। लोवर जैसे दुनिया के कई महान संग्रहालयों में ऐसे खजाने हैं जो उनके हाथों से गुजरे थे। नेपोलियन मानव इतिहास के सबसे पहचानने योग्य और अध्ययन किए गए आंकड़ों में से एक बने हुए हैं। एक मामूली कोर्सिकन कुलीन से फ्रांसीसी सम्राट तक का उनका उत्थान योग्यतावाद की एक उल्लेखनीय कहानी है। वे प्रचार के अनाम से थे जिन्होंने अपने पूरे करियर में अपनी सार्वजनिक छवि को सावधानी पूर्वक गढ़ा। उनका मेमोरियल डे सेंट हेलेन एक बेस्ट सेलर बन गया और नेपोलियन के मिथक को बनाने में मदद। उनके चरित्र और कार्यों के बारे में बहस, जुनून और विवाद पैदा करती रहती है। जोसेफिन एक लोकप्रिय लेकिन संभवतः उनसे जुड़ा एक मनगढ़ंत मिथक है।
उनके सबसे निरंतर शत्रुओं अंग्रेजों के साथ उनका जीवन भर प्रेम घृणा का संबंध रहा। उनकी प्रशासनिक केंद्रीकृत प्रणाली अभी भी आधुनिक फ्रांसीसी राज्य की संरचना को आकार देती है। नेपोलियन युग के दौरान मीट्रिक प्रणाली को मानकीकृत किया गया और पूरे यूरोप में फैलाया गया। मिस्र के प्रति नेपोलियन के जुनून ने आधुनिक इजिप्टोलॉजी को जन्म दिया। वे एक अत्यंत विपुल लेखक जो अपने पीछे हजारों पत्रों और दस्तावेज छोड़ गए। मैरी लुइस के साथ उनकी शादी एक राजनीतिक कदम था जो अंत में उनके साम्राज्य को बचाने में विफल रहा। इमारतों और सैन्य मानकों पर दिखाई देता था। नेपोलियन की कहानी दुनिया को बदलने के लिए व्यक्ति की शक्ति की याद दिलाती, चाहे यह से बहुत सीरिय हो या बदतर के लिए। वे अक्सर अपनी तीव्र महत्वाकांक्षा और कॉफी के कारण रात में केवल कुछ ही घंटे सोते थे। उनका पसंदीदा घोड़ा मारेंगो उनकी कई सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में उनके साथ रहा। नेपोलियन की तिकोना टोपी उनका ट्रेडमार्क बन गई, जिसे अक्सर कंधों के समानांतर एन बटेल पहना जाता था। वे अपने तेज मिजाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनमें महान आकर्षण और उदारता की क्षमता भी थी। जैसे यह होना है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान बना हुआ है। उनका पतन उतना ही नाटकीय और तीव्र था जितना कि सत्ता में उनका शानदार उत्थान। नेपोलियन की उपस्थिति आज भी पूरे फ्रांस में सड़कों, पुलों और स्थलों के नाव में महसूस की जाती है। वे आकर्षण की एक आकृति बने हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को एक नए सीजर के रूप में कल्पना करने की हिम्मत की। 19वीं शताब्दी का इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा छोड़ी गई छाया से अविभाज्य है। उनकी कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, एक ऐसी विरासत के साथ जो दुनिया को आकर्षित करना जारी रखती है। नेपोलियन सैपर्स और माइनर्स जैसी विशेष सैन्य इकाइयों के उपयोग में भी अग्रणी थे। उन्होंने फ्रांस के भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए लाइसी नामक माध्यमिक स्कूलों की एक प्रणाली शुरू की। उन्होंने अक्सर अपने सैनिकों की कठिनाइयों को साझा किया, साधारण राशन खाया और जमीन पर सोए। बड़ी मात्रा में जानकारी को संसाधित करने और त्वरित निर्णय लेने की उनकी क्षमता पौराणिक थी। वे लोगों और राष्ट्रों को प्रेरित करने के लिए ला ग्लोएरे महिमा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे। नेपोलियन के भाइयों को विभिन्न यूरोपीय सिंहासनों पर बैठाया गया, जिससे बोनापार्ट राजवंश का निर्माण हुआ। के साथ उनका जटिल संबंध था। वे अक्सर अपनी खुद की कहानी को बढ़ावा देते हुए आलोचनात्मक समाचार पत्रों को सेंसर करते थे। विज्ञान में उनकी रुचि के कारण उनके शासनकाल के दौरान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नेपोलियन का ग्रैंड सनहेड्रिन यूरोप में यहूदी मुक्ति के इतिहास में एक मील का पत्थर था। वे हालांकि रूसी अभियान ने साबित कर दिया कि उनकी सीमाओं तक भी पहुंचा जा सकता है। उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय उनके अभियानों में उनके साथ जाता था, जिसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए पोर्टेबल केसों में रखा जाता था। नेपोलियन की बुलेटिन्स डे ला ग्रांडे आर में व्यापक रूप से पढ़े जाते थे और घर पर मनोबल बनाए रखने में मदद करते थे। वे युद्ध के मैदान में अपने करीबी दोस्तों और मार्शलों को खोने से गहरे प्रभावित थे। उनके प्रशासनिक सुधारों में फ्रांसीसी विभागों पर शासन करने के लिए प्रीफेक्ट प्रणाली का निर्माण शामिल था। नेपोलियन का प्रभाव फैशन की दुनिया तक फैल गया, जिसमें ऊंची कमर वाली एम्पायर वेस्ट लाइन लोकप्रिय हो गई। वे धर्म युद्ध के इतिहास से प्रभावित थे और अक्सर अपनी तुलना उस युग के महान नेताओं से करते थे। उनके ग्रैंड एम्पायर में इसके चरम पर रोम से हैम्बर्ग तक सीधे जुड़े हुए क्षेत्र शामिल थे। नेपोलियन द्वारा स्क्वायर फॉर्मेशन का उपयोग घुड़सवार सेना के खिलाफ उनकी पैदल सेना की सफलता का एक प्रमुख कारक। वे कला के संरक्षक थे। उन्होंने अपनी जीत का दस्तावेजीकरण करने के लिए विशाल ऐतिहासिक चित्रों का काम सौंपा।
मधुमक्खियां उनका एक और प्रतीक से हंसते हैं मतलब एलेन मत्सोलियाना कंटेंट थी जो कड़ी मेहनत और उनके लोगों की परिश्रमशीलता का प्रतिनिधित्व करती। नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के खिलाफ आर्थिक युद्ध का एक रूप भी थी। कृषि में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने चीनी चुकंदर जैसी नई फसलों के रोपण को प्रोत्साहित किया। उनकी इंपीरियल यूनिवर्सिटी फ्रांस में शिक्षा के सभी स्तरों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई थी। Además, उनकी सबसे भरोसेमंद और कुलीन घुड़सवार इकाई थे। वे कभी कभी वेश बदलकर यह सुनने के लिए बाहर जाने के लिए जाने जाते थे कि आम लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। उनके युद्धों के कई दिग्गजों की बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए उनके होटल डेस इनवैलिड्स का विस्तार किया गया था। जर्मन राज्यों पर नेपोलियन के प्रभाव ने बाद में जर्मन एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। वे इलाके को अपने लाभ के लिए उपयोग करने में माहिर थे। अक्सर युद्ध के मैदान का चुनाव वो खुद करते थे। उनकी ग्रांडे आर्मी एक बहुराष्ट्रीय बल थी जिसमें पूरे यूरोप के सैनिक शामिल थे। फार में नेपोलियन के कोड ऑफ क्रिमिनल इंस्ट्रक्शन ने आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया। वे एक अक्सर भोर में अपना दिन शुरू करते थे और देर रात तक काम करते थे। उनके गार्डे इंपीरियल को अक्सर रिजर्व में रखा जाता था और केवल लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ही तैनात किया जाता था। नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकेबंदी के कारण कॉफी के बजाय चिकोरी जैसे वैकल्पिक उत्पादों में वृद्धि हुई। उनके पास शहरों और नामों की जबरदस्त याददाश्त थी जिससे उन्हें अपने सैनिकों के बीच वफादारी बनाने में मदद मिली। उनका आर्ट डी ट्रायम्फ डू कारोसेल अतिवास्य की उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। नेपोलियन के इतालवी अभियान का आज भी सैन्य अकादमियों में इसके शानदार युद्धाभ्यास के लिए अध्ययन किया जाता है। छात्र थे लेकिन उनके शासन की विशेषता एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण भी थी। इटली के साम्राज्य के लिए उनकी सेवा के लिए उनके ऑर्डर ऑफ द आयरन क्राउन की स्थापना की गई। नेपोलियन का मिस्र अभियान भूमध्य सागर में ब्रिटिश नौसैनिक प्रभुत्व को चुनौती देने का एक प्रयास भी था। वे जनता के एक ऐसे व्यक्ति थे जो सम्राट बने, एक विरोधाभास जिसने उनके पूरे जीवन को परिभाषित किया। बोलोग ने सुरमेर में उनका कॉलम ऑफ द ग्रांडे आर्मी इंग्लैंड पर नियोजित आक्रमण की स्मृति में बनाया गया। 1800 नेपोलियन की एमेंस की संधि ने यूरोप में शांति का एक संक्षिप्त वर्ष प्रदान किया। विशेष रूप से इतालवी ओपेरा जिसमें अक्सर अक्सर पेरिस में शामिल होते थे। 1862 के उनके शाही फरमान ने फ्रांस में बार और वकीलों के पेशे को संगठित किया। नेपोलियन का मास्को पर मार्च फ्रांसीसी शासन के तहत एक संयुक्त यूरोप के उनके सपने के अंत की शुरुआत थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो महिमा के लिए जीते और ऐसा करने में उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। नेपोलियन के नागरिक प्रक्रिया संहिता ने उनके द्वारा बनाई गई कानूनी प्रणाली को और परिष्कृत किया। वे एक दूरदर्शी थे जिन्होंने एक एकीकृत यूरोपीय मुद्रा और कानूनी प्रणाली की क्षमता को देखा। उनके इंपीरियल गार्ड वे ड्रम्बलर्स थे जो शिकायत करते थे लेकिन उनके प्रति भयंकर रूप से वफादार रहते थे। ऑस्ट्रेलिज में नेपोलियन की 3 सम्राटों की लड़ाई एक बड़ी सेना की हार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो विकर्षणों को अनदेखा करने और हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे। उनकी राज्य परिषद उनके साम्राज्य के कानूनों और विनियमों का मसौदा तैयार करने के लिए प्रमुख निकाय। नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली ने फ्रांसीसी व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में एंटवर्प के बंदरगाह के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रतीकों के महत्व को समझते थे और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए उनका उपयोग करते थे। रूस के साथ उनकी तिलसिट की संधि कूटनीतिक पूर्वता के किसी भी प्रश्न से बचने के लिए एक बेले पर हस्ताक्षरित की गई। नेपोलियन का स्पेन पर आक्रमण एक रणनीतिक भूल थी जिसे उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि यह एक बड़ी गलती थी। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें जानने वालों में गहरा प्रेम और तीव्र घृणा दोनों को प्रेरित किया। उनकी इंपीरियल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ने फ्रांस की संगीत परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद की।
नेपोलियन की बोरोडिनो की लड़ाई नेपोलियन युद्धों में लड़ाई का सबसे घातक एकल दिन था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने स्वयं के भाग्य में विश्वास करते थे, अक्सर अपने सितारे की बात करते थे। अतः से सभ्य के उनके वाणिज्य संहिता ने उनके पूरे साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य कानूनों को मानकीकृत किया। नेपोलियन का एल्बा से मार्च इतिहास के सबसे साहसी और सफल राजनीतिक जुओं में से एक है। वे ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा गति में रहते थे। अपने शासनकाल के दौरान पूरे यूरोप में हजारों मील की यात्रा करते थे। उनके इंपीरियल गार्ड अक्सर युद्ध के मैदान छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति होते थे, जो पीछे हटती सेना के लिए सुरक्षा प्रदान करते थे। नेपोलियन की वाटरलू की लड़ाई ने एक युग के अंत और यूरोप के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्रांति की उपज और उसके अंतिम विजेता दोनों थे। उनके सेंट हेलेना संस्मरण ने दुनिया को कहानी का उनका पक्ष प्रदान किया, जो अभी भी उनसे मंत्रमुग्ध थी। 1888 में नेपोलियन की सेंट हेलेना से वापसी फ्रांस के लिए राष्ट्रीय सुलह का क्षण था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक अलग दुनिया का सपना देखने की हिम्मत की और थोड़े समय के लिए उन्होंने इसे वास्तविकता बना दिया। उनका नेपोलियन मिथक आज भी फ्रांसीसी राजनीति और पहचान को प्रभावित करता है। नेपोलियन की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा में उनके बेटे और उनके लोगों के लिए उनकी अंतिम इच्छाएं और विचार शामिल थे। वे कई विरोधाभासों वाले व्यक्ति थे, एक जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व जो सरल वर्गीकरण को धता बताता है। उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी उनका शाही यल शक्ति और अधिकार का प्रतीक बना हुआ है। नेपोलियन की लोदी की लड़ाई उनके शुरुआती करियर का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो उनकी व्यक्तिगत बहादुरी और नेतृत्व को दर्शाता था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा सीख रहे थे, यहां तक कि सेंट हेलेना द्वीप पर अपने अंतिम वर्षों में भी। उनके इंपीरियल गार्ड वे अमर थे, जिनसे उनके दुश्मन डरते थे और उनके लोग प्यार करते थे। नेपोलियन की ऑस्ट्रेलिट्ज की लड़ाई को आज भी सैन्य रणनीति और युक्ति की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रतिभाशाली और अत्याचारी दोनों थे, एक ऐसी हस्ती जिस पर हमेशा बहस और चर्चा होती रहेगी। उनका नेपोलियन कोड उनकी सबसे स्थायी विरासत है, कानूनों का एक समूह जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नेपोलियन का साम्राज्य मानव इतिहास की कड़ाही में एक अल्पकालिक लेकिन शानदार चमक थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन बड़े पैमाने पर जिया और ऐसा करने में वे किंवदंती बन गए है। ब्रिटेन के साथ पहली चौथी ने अंग्रेजी पर्यटकों की भीड़ को नवनिर्मित लाहौर देखने की अनुमति दी। नेपोलियन का ऑर्डर ऑफ द थ्री गोल्डन प्लेसेस उच्चतम संभव सैन्य सम्मान के रूप में अभिप्रेत था। उन्होंने सम्मानित सैनिकों की बेटियों की देखभाल के लिए मैसन डी शिक्षा डेआलीजन दी होनोर की स्थापना की। उनके इतालियन राज्य ने पहले इतालवी राष्ट्रीय ध्वज तिरंग की शुरुआत देखी। नेपोलियन का ग्रैंड कैबिनेट उनके प्रशासनिक कार्य का केंद्र था। वे हर दिन कई घंटे बिताते थे। वे अपने दुश्मनों को एक एक करके हराने के लिए आंतरिक रेखाओं की रणनीति का उपयोग करने में माहिर थे। नेपोलियन की संधि ने कई मूल्यवान पांडुलिपियों को पेरिस भेजते हुए देखा। नेपोलियन की ब्रिज ऑफ आर्कोल की लड़ाई में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक झंडा पकड़ा और हमले का नेतृत्व किया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो नए पुलों और नहरों के निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यों के महत्व में विश्वास करते थे। उनके इंपीरियल गार्ड का अपना बैंड था जो मार्च के दौरान सैनिकों को प्रेरित करने के लिए संगीत बजाता था। नेपोलियन की मारेंगो की लड़ाई में उनके करीबी दोस्त जनरल लुई डेसेक्स की मृत्यु हो गई। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो विवरण के उस्ताद और बड़ी तस्वीर के दूरदर्शी दोनों थे। उनकी 500 की परिषद डायरेक्टरी के दौरान विधायिका का निचला सदन थी। नेपोलियन की मंतुआ की घेराबंदी एक लंबा और कठिन ऑपरेशन था जिसने उनके धैर्य और कौशल की परीक्षा ली। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अपने विरोधियों से कई कदम आगे की सोचते थे। 1800 के उनके शाही फरमान ने पेरिस में वाणिज्य न्यायाधिकरण की स्थापना की। 1805 में नेपोलियन के वियना की और मार्च ने उन्हें एक विजेता के रूप में शहर में प्रवेश करते हुए देखा, लेकिन व्यवस्था के रक्षक के रूप में भी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समय की उपज थे और एक ऐसी हस्ती भी जिसने इसे आकार देने में मदद की। हॉलैंड और जर्मनी में नए जुड़े क्षेत्रों में उनकी सेवा के लिए उनके ऑर्डर ऑफ द रियूनियन की स्थापना की गई।
नेपोलियन की फ्रीडलैंड की लड़ाई ने रूसी सेना के केंद्र का पूर्ण विनाश देखा। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे तनावपूर्ण स्थितियों में भी अपनी भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण रखते थे। उनके इंपीरियल गार्ड वे ओल्ड गार्ड थे, जो उनकी सेना के सबसे अनुभवी और सम्मानित सैनिक थे। 1811 में स्पेन के साथ नेपोलियन की फॉन्टेनब्लियो की संधि ने फ्रांसीसी सैनिकों को पुर्तगाल तक जाने की अनुमति दी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बोले गए शब्दों के उस्ताद और पत्रों के अथक लेखक दोनों थे। उनके इंपीरियल गार्ड के अपने अस्पताल थे और वे अपने घायल और सेवानिवृत्त सदस्यों की देखभाल करते थे। नेपोलियन की वोराम की लड़ाई ने केंद्रित तोपखाने ग्रैंड बैटरी का पहला बड़े पैमाने पर उपयोग देखा। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामरिक प्रतिभा और रणनीतिक उस्ताद दोनों थे। उनका नागरिक कानून संहिता दशकों तक कई यूरोपीय देशों में कानूनी प्रणाली की नींव थी। नेपोलियन का रूस पर आक्रमण एक विनाशकारी विफलता थी, जिसके कारण उनके साम्राज्य का पतन हुआ। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो नायक और खलनायक दोनों थे, एक ऐसी हस्ती जो हमेशा आकर्षण का स्रोत रहेगी। उनके इंपीरियल गार्ड वे यंग गार्ड थे, जो उनके गार्ड के सबसे नए और उत्साही सदस्य थे। नेपोलियन की लिबर्जी की लड़ाई जर्मनी में उनके शासन के अंत की शुरुआत थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध के मैदान के उस्ताद और राज्य के अथक सुधारक दोनों थे। उनकी नेपोलियन किंवदंती उनकी बहादुरी, प्रतिभा और उनकी अंतिम त्रासदी की कहानियों पर बनी थी। नेपोलियन का शाही ईगल यूरोप में उनके द्वारा बनाई गई नई व्यवस्था का प्रतीक था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य की भावना और महानता की इच्छा के साथ अपना जीवन जिया। स्विस परिसंघ में सुधार के ऐतिहासिक तय के निर्णय ने एक्ट ऑफ मेडिएशन का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन की गेंदरमेरिये डेलिते ने शाही महलों और उनके व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने पेरिस को पानी उपलब्ध कराने के लिए कैनाल डी एलोर्क के निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। एल्बा पर अपने रिवोश की सन के दौरान उन्होंने द्वीप की छोटी सेना और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से पुनर्गठित किया। उनके इंपीरियल गार्ड ने दुश्मन को अधिक प्रभावशाली दिखने के लिए प्रसिद्ध रूप से अपनी विशिष्ट लंबी भालू की खाल वाली टोपियां पहनी थी। नेपोलियन की बहन Olin Monaparti अपनी सुंदरता और पेरिस में अपने विवादास्पद जीवन शैली के लिए जानी जाती थी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कॉन्कर्स या प्रतियोगी परीक्षाओं की एक प्रणाली स्थापित की कि प्रशासनिक पद प्रतिभा पर आधारित हो। पेरिस में उनकी शाही वेधशाला खगोलीय अनुसंधान और नेविगेशन का केंद्र थी। रूस में नेपोलियन की स्मोलेंस्क की लड़ाई में प्रारंभिक आक्रमण के दौरान सबसे भीषण लड़ाई देखी गई। वे अपनी अविश्वसनीय सहन शक्ति के लिए जाने जाते थे। अक्सर एक अभियान के दौरान कम से अधिक घंटों तक घोड़े की पीठ पर रहते थे। उनके ऑर्डर ऑफ द वेस्टफेलियन क्राउन को जर्मनी में उनके भाई जेरोम के नए साम्राज्य के लिए बनाया गया था। अनफालबेस में नेपोलियन की सैन एल्डेफोंसो की संधि ने गुप्त रूप से स्पेन से फ्रांस को लुइसियाना क्षेत्र वापस कर दिया। वे राष्ट्र के वित्त को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत केंद्रीय बैंक के महत्व में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनकी ग्रांडे आर्मे ने पैदल सेना के हमले के दौरान लय बनाए रखने के लिए पास दी चार्ज ड्रम बीट का इस्तेमाल किया। अंठालवेस्टी समय में नेपोलियन की बॉडजेन की लड़ाई एक कड़ी मेहनत वाली जीत थी, जो घुड़सवार सेना की कमी के कारण निर्णायक होने में विफल रही। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगभग हर चीज से ऊपर वफादारी को महत्व देते थे, लेकिन वे अक्सर अपने अधीनस्थों से निराश होते थे। उनके इंपीरियल गार्ड की अपनी कुलीन तोपखाना इकाइयां थी, जिन्हें सम्राट की बेटियां के रूप में जाना जाता था। 1800 में नेपोलियन के पुर्तगाल पर आक्रमण के कारण पुर्तगाली शाही परिवार को ब्राजील भागना पड़ा। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक साधारण भाव की शक्ति को समझते थे, जैसे कि एक घायल सैनिक को अपना कोड देना। उनकी इंपीरियल यूनिवर्सिटी ने पूरे फ्रांसीसी साम्राज्य के सभी स्कूलों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम स्थापित किया। 1822 में नेपोलियन की ड्रेसडेन की लड़ाई जर्मन धरती पर उनकी आखिरी बड़ी जीत थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अपनी सरकार की दक्षता में सुधार के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते थे। उनके इंपीरियल गार्ड वे बड़बड़ाने वाले थे जो अपनी सूखी बुद्धि और किसी भी कठिनाई को सहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली अंततः ब्रिटिश वस्तुओं की व्यापक तस्करी से कमजोर हो गई। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो विस्तार के उस्ताद और बड़ी तस्वीर के दूरदर्शी दोनों थे, जो कौशल का एक संयोजन था। उनका नेपोलियन कोड
उनके सभी सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी था कानूनों का एक समूह जिसने दुनिया को बदल दिया। नेपोलियन का साम्राज्य इतिहास की एक अल्पकालिक लेकिन शानदार अवधि थी जो आकर्षित और प्रेरित करना जारी रखती है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य की भावना और दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की इच्छा के साथ अपना जीवन जिया। 1818 में गार्डे डी पेरिस के निर्माण ने राजधानी के लिए एक समर्पित पुलिस बल प्रदान किया। नेपोलियन के ऑर्डर ऑफ द यूज सिसिलीज की स्थापना तब हुई थी जब उनके भाई जोसेफ नेपल्स के राजा बने। उन्होंने पेरिस में वेंडोम कॉलम के निर्माण का आदेश दिया जो ऑस्ट्रेलियंस की पिघली हुई तोपों से बनाया गया था। अपने अंतिम वर्षों के दौरान आयरिशमैन बैरी ओमियरा सहित कई डॉक्टरों द्वारा नेपोलियन के स्वास्थ्य की निगरानी की गई थी। उनके इंपीरियल गार्ड ने प्रसिद्ध रूप से वाटरलू में आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जब वे घिरे हुए थे और अभिभूत थे। लुसियन बोनापार्ट ने उस तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने उन्हें शमशोजयमचयोकू में सत्ता में लाया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रीफेक्चर की एक प्रणाली स्थापित की कि फ्रांस के हर हिस्से को एक ही नियमों के अनुसार शासित किया जाए। सेंट क्लाउड में उनका शाही महल उनका पसंदीदा निवास था जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ कई सुखद दिन बिताए। 1820 स्पीयर्समैन ने नेपोलियन की हनाओं की लड़ाई में उन्होंने राइन की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए एक अवरोधक बल को तोड़ते हुए देखा। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अपने सैनिकों और अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते। उनके इंपीरियल गार्ड वे ओल्ड गार्ड थे जो उनकी सेना के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सैनिक थे और वे मैदान छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकेबंदी के कारण फ्रांस में नए उद्योगों का उदय हुआ जैसे सिंथेटिक रंगों का उत्पादन। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समय की उपज थे और एक ऐसी हस्ती भी जिसने इसे आकार देने में मदद की। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन हमेशा आश्चर्य और आकर्षण का स्रोत रहेगा। नेपोलियन की स्मृति दुनिया में एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है जो इतिहास की धारा को बदलने के लिए व्यक्ति की शक्ति की याद दिलाती है।